अब तक जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हालांकि अभी तक ज्यादा कुछ पॉइंट पढ़ा है नहीं। ये जो तीसरा पॉइंट गर्भ विज्ञान शुरू हुआ है ना, यहाँ से प्योर आपकी ऑब्स्टेटिक्स स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अब तक जो दो पॉइंट आपने पढ़े थे रज विज्ञान और स्त्री शरीर विजन, वो आपके गायनी ऑब्स दोनों में है। ठीक है। और दूसरी बात, ये चीज आप एनाटोमी में पढ़ के आ चुके हो सारी। ठीक है। तीसरी बात, 11th 12th में इसकी पूरी मॉडर्न आप पढ़ चुके हो। तो अब तक जो टॉपिक चल रहे थे ना, वो तो थे प्रॉपर मतलब जो आप आसानी से कर सकते थे। ये गर्भ विज्ञान यहाँ से आप बिल्कुल सीरियसली क्लास लेना शुरू कर देना। ठीक है। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मासानुमासिक गर्भ वृद्धि की, कि प्रति मास जो गर्भ की वृद्धि होती है वो क्या होती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रथम मास की। ठीक है। प्रथम मास में क्या बोला है, तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, कि प्रथम मास में जो है वो कलल स्वरूप यानी बुदबुदाकार स्वरूप का जो है होता है। ठीक है। फिर आचार्य चरक के अनुसार प्रथम मास में गर्भ जो है अव्यक्त शरीर वाला होता है, मतलब उसका कोई शरीर वरीर नहीं होता उस वक्त। ठीक है। शरीर डेवलपमेंट में हो रहा होता है, बन रहा होता है। ठीक है। आचार्य हारित क्या कहते हैं इसमें, शुक्र शोणित संयोग के समय कलल यानी मोरुला को जो है कलल स्टेज बोली गई है, 8 सेल्यूलर स्टेज को। ठीक है। 10 दिन के बाद, संयोग के 10 दिन के बाद कैसा होता है, ब्लास्टुला स्टेज, बुदबुदाकार। 15 दिन पर घन हो जाता है, 20 दिन पर पिंड, और 25 दिन पर पंचभूतात्मक स्ट्रक्चर के रूप में वो जो है बन जाता है। तो ये अपने क्या हो गया, प्रथम मास की जो यहाँ पे व्यवस्था बता रखी है। प्रथम मासी कललम जायते, ये आपको याद रखना है। फिर द्वितीय मास, द्वितीय मास में क्या होता है, द्वितीय शीत ऊष्म अनिल अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो गणः संजायते, यदि पिंडः पुमान् स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेद अर्बुदम इति। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि शीत यानी कफ, ऊष्म यानी पित्त, और अनिल यानी त्रिदोषों के कारण जो है पच्यमान हुआ महाभूत, उनका संघात होने से जो है गर्भ कठिन होता जाता है। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि त्रिदोष होते हैं ना, उनके कारण ये पच्यमान महाभूत जो है उनमें संघात होता है। संघात मतलब वो पास पास आते हैं, घन होते हैं। उनके घन होने से, कठिन होने से जो है गर्भ अब एक स्थिति को प्राप्त करता है। कैसी स्थिति को प्राप्त करता है, अगर गर्भ पिंडित हो गया तो मतलब मेल बनेगा, अगर पेशी फॉर्म में तो फीमेल बनेगा, और अगर अर्बुद फॉर्म में तो वो नपुंसक बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गर्भ की स्थिति बता रखी है। अष्टांग संग्रह जो है वो चरक के अनुसार, चरक के जैसा ही बताता है, बस पिंडित की जगह वो घन वर्ड का यूज करता है पुरुष के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो है द्वितीय मास में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। प्रथम मास कलल जाए थे, द्वितीय मास में जो है कि त्रिदोष के जो है कारण पच्यमान जो अपने होता है, क्या बोलते हैं, महाभूत, उनमें संघात होने से गर्भ अब है घन स्थिति को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। फिर तीसरा महीना, तो तृतीय हस्त पाद शीर्षाम पंच पिंडिका निर्वंते अंग प्रत्यंग विभाजनश्च सूक्ष्म भवति, कि सूक्ष्म अंग प्रत्यंग निकल जाते हैं और पंच पेड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे 2 नंबर में पूछा हुआ था कि पंच पेड़िकाएं क्या होती है, उनका वर्णन करो। और उस वक्त एक और चीज थी, पंचावयव एक था, तो हम पंचावयव लिखे आए थे सब, तो गलत हो गया था। क्योंकि पंच पीड़िकाएं, हमने ये वर्ड आता तो है नहीं पंच पीड़िकाएं। पंच पीड़िका मतलब ये है यहाँ पे कि 5 अंग प्रत्यंग यानी 2 हाथ 2 पैर और सिर की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार 2 नंबर में, कि पंच पीड़िका क्या है या पंच पिंडिका क्या है। तृतीय मास में 2 हाथ 2 पैर और सिर, ये 5 पीड़िकाएं निकलती हैं, और अंग प्रत्यंग जो है उनका विभाग सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मतलब और ज्यादा क्लियर होने लग जाते हैं अंग प्रत्यंग देखने में। ठीक है। फिर आता है चतुर्थ मास या 4th मंथ, तो चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग है प्रव्यक्तो भवति, यानी चतुर्थ मास में जो है सभी अंग प्रत्यंग का विभाग जो है स्पष्ट हो जाता है, यानी हाथ पैर इन सबको पहचानने लग जाते हैं, एकदम एग्जैक्टली उनका विभाजन अपन को दिखाई देने लग जाता है। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, इस महीने में यानी चतुर्थ मंथ में जो है गर्भ की उत्पत्ति होगी, वो हृदय की उत्पत्ति होगी गर्भ में, यानी अब हार्ट एक्टिव हो गया। ठीक है। भावात चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, अब चेतना यानी आत्मा का स्थान कहाँ होता है, हृदय में। जब हृदय आ गया तो आत्मा भी अब यहाँ पे अवस्थित हो जाएगी। तो ये क्या है, चेतना का चेतना भी यहाँ पे उत्पत्ति अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक है। एक्टिव हो जाती है यहाँ पे, मतलब द्विहृदयाम च नारी 2 हृदयनीम आचक्षते, कि जो गर्भिणी है
अब क्या कहलाती है, दो हर्द कहलाती है। क्यों? एक तो खुद का हर्ट तो है ही उसका, और एक बालक का भी हर्ट हो गया। दो हर्द क्यों कहा गया है कि अब उसकी खुद की इच्छाएं तो उसको होती हैं, बालक जो जो डिमांड करेगा वो भी वो किसके थ्रू करेगा, गर्भिणी के थ्रू। तो यहाँ पे दो हर्द की कंडीशन आ गई। ठीक है। फिर हारित के अनुसार तृतीय मास में तो क्या होता है, हस्तपात प्रवर्धन होता है, हाथ पैर बढ़ते हैं। और चतुर्थ मास में क्या है, शिर का सारवत होना, यानी सारवत का मतलब है सिर जो है अपनी प्रॉपर पोजिशन मतलब स्ट्रक्चर में तैयार हो गया है, और उस पे लोमोत्पत्ति, बालों की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है, उस पे और शरीर पे। आचार्य चरक के अनुसार चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता आती है। अब मैंने इसमें एक चीज आपको बताई है, जाने बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या बताऊंगा मैं, कि जब अपन 3 माह तक की स्थिति होती है ना, तो उसको प्रशंसमान, या फिर प्रशंसमान नहीं, सॉरी, असंजात सार गर्भ कहा गया है, या अव्यक्त गर्भ कहा गया है। चरक ने अव्यक्त बोला है, सुश्रुत औरों ने इसको असंजात सार बोला है। असंजात सार मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है गर्भ, उस वक्त उसमें सॉलिडिटी नहीं आई होती है तीसरे महीने तक। फिर चतुर्थ मास में क्या होता है, मिसकैरेज का बताया गया है कि गर्भ स्राव जो होता है वो चतुर्थ मास में होता है। उस वक्त क्या होता है, अंग प्रत्यंग स्पष्ट हो जाते हैं, हृदय स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। और पंचम और षष्टम मास में गर्भपात बताया गया है। ठीक है, यानी बिफोर 28 वीक। तो गर्भपात क्या होता है कि जो है पंचम और षष्टम मास में होता है, अबॉर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थ मास में क्या हो गया, यहाँ पे कि स्थिरता आ जाती है गर्भ में। तो वो ये है, संजात सार से क्या हो गया, वो संजात सार हो गया। स्थिरता का मतलब संजात सार होना। ठीक है। फिर आता है पंचम। तो पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति। ठीक है, पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति मांस शोणित उपचयश्च। देखो, चरक ने बताया था मांस शोणित का उपचय होता है। सुश्रुत बोलते हैं पंचम में मन जो है जागृत होता है, पंचम मांस में। अष्टांग ने उसमें दोनों बातें ऐड कर दी कि मन भी जागृत होता है और मांस शोणित का उपचय भी होता है। उपचय मतलब मेटाबॉलिज्म एन, ठीक है, एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हारित के अनुसार पंचम मास में क्या होता है, गर्भ सजीव हो जाता है। सजीव मतलब अब वो एक्टिविटी, लात मारा, वो एक्टिविटी होती है उसमें। ठीक है, तो वो पंचम मास का हो गया। फिर षष्टम मास, षष्ठे बुद्धि, छठे महीने में क्या है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और अष्टांग संग्रहचरक क्या बोलते हैं कि षष्ठे केश रोम नख, ठीक है, स्थिर स्नायु आदि अन्य भी व्यक्तानी बल वर्ण उपचयश्च, कि केश रोम नख अस्थि स्नायु आदि की अभिव्यक्ति होती है और बल वर्ण का उपचय होता है। ठीक है। और हारित क्या बोलते हैं, छठे महीने में गर्भ का स्फुरण होता है, तो मतलब गर्भ में एक्टिविटी शुरू हो जाती है अच्छे से, प्रॉपर एक्टिविटी। सप्तम मास, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग है प्रव्यक्त तरह। सभी ने यही बात बोली है कि सातवें महीने में सभी अंग प्रत्यंग जो है उनका विभाग पूर्ण हो जाता है, वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। फिर अष्टम मास, अष्टम मास में क्या होता है, ओज अस्थिर होता है। ठीक है, कभी माता के गर्भ में जाता है और कभी मतलब कभी माता से गर्भ में जाता है और कभी गर्भ से माता में जाता है। अतः इस समय बालक जो है ओज अनुपस्थित होने और नैरित भाग होने से जीवित नहीं रह पाता। नैरित भाग मतलब इस वक्त है ना, भगवान की सख्त नजर है इस वक्त गर्भिणी पे और बच्चे पे, वो कभी भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि डिलीवरी का एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, लेडी को अर्ली लेबर पेन, प्री टर्म लेबर हो जाए की कंडीशन हो जाए, और एकदम से ओज गर्भ से अगर माता में चला गया तो बच्चा मृत हो जाता है। ठीक है, और अगर माता से गर्भ में चला गया ड्यूरिंग डिलीवरी तो माता की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे यही बोला है नैरित भाग, कि पूर्व जनों के कर्मों के पे आश्रित है ये भी चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे अष्टम मास में। तो अष्टम मास में क्या रखना है, ओज स्थिर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, नैरित भाग होने से बच्चा जीवित नहीं रह पाता। ठीक है। फिर नवम से 12 मास, 9 से 12 महीने, 9 से 12 महीने में क्या होता है, बच्चा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो नवम, दशम, एकादश, द्वादश ना अन्यम तस्विन जायते अतो अन्यथा विकारी भवति, कि 9 से 12 महीने में किसी भी माह में गर्भ का स्वाभाविक क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है या निष्क्रमण हो जाता है। अगर नहीं होता 12वें महीने तक भी तो फिर उसको विकृत गर्भ कहा जाता है, यानी मॉडर्न में अपन बात करें तो डिलेड लेबर की कंडीशन कही जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ आचार्य इसको बोलते हैं कि 10 महीने जो है यहाँ पे जनरल जो है बताई गई है एज, जैसे सुश्रुत ने 9 से 12 महीने है ना, वैसे चरक बोलते हैं 10 माह में जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। 10 माह में भी कैसे बताया उन्होंने कि 8वां महीना खत्म होने के बाद 9वें महीने का पहला दिन जैसे जब चालू होता है तब से लेके और 10वें माह तक कभी भी अगर गर्भ जो है निष्क्रमण होता है या डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी कंसीडर की जाती है। काश्यप ने 10 महीने बताई है। ठीक है,
सुश्रुत ने 9 से 12 महीने बताई है और वाग्भट ने 12 महीने बताई है। तो इस तरह से जो है अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट है वो थोड़ी अंतर है उसमें। ठीक है, तो 9 से 12 महीने का यहाँ पर अपना हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक सेकंड इसमें और, तो ये अपनी मासानुमासिक वृद्धि हो गई गर्भ की। ठीक है, मासानुमासिक वृद्धि समझ में आ गई। एक बार मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। पहले महीने में क्या हुआ था, कलल हुआ था। कलल मतलब बुदबुदाकार आकृति हुई थी। दूसरे महीने में फिर क्या हुआ, तीनों दोषों के संसर्ग से पच्यमान हुए महाभूत संगठित होते हैं, संघात होता है उनमें, वो और कठिन हो जाते हैं। तीसरे महीने में क्या हुआ, तीसरे महीने में जो है वो मैंने आपको बताया था पंच पेड़िकाओं की उत्पत्ति, यानी 2 हाथ 2 पैर और शीर की उत्पत्ति होती है और सारे अंग प्रत्यंग का विभाग सूक्ष्म रूप से हो जाता है। सूक्ष्म मतलब स्पष्ट हो जाते हैं अंग प्रत्यंग विभाग। फिर चतुर्थ मास, चतुर्थ मास में मैंने बताया था हृदय की उत्पत्ति होती है। हृदय की उत्पत्ति होने से क्या होता है, चेतना भी जागृत हो जाती है। चेतना जागृत होती है तो क्या होता है, बच्चे को इच्छाएं जगती है। बच्चे को इच्छाएं जगती है तो स्त्री क्या हो जाती है, दो हृदयनी हो जाती है। दो हृदयनी मतलब खुद की डिमांड्स तो है भाई, अब बच्चा भी डिमांड करने लग गया कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है। ठीक है, तो वो दो हृदयनी हो गया। फिर आ जाता है पंचम मास। पंचमे मास में मन होता है, मन जागृत होता है। छठे में बुद्धि जागृत होती है। पंचमे मास में जो है मांस शोणित का उपचय बताया चरक वाग्भट ने, जबकि छठे मास में जो है केश रोम नख स्नायु आदि की अभिव्यक्ति बताई है। ठीक है, 7वें महीने में सर्व अंग प्रत्यंग विकसित हो जाते हैं। 8वें महीने में ओज स्थिर होता है और नैरित भाग होने के कारण जो अगर डिलीवरी का टाइम आ गया गलती से तो बच्चा जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, तो ये अपने अष्टमास हो गया। अब सुश्रुत बोलते हैं 9 से 12 महीने के बीच डिलीवरी नॉर्मल होती है। चरक बोलते हैं 8वां महीना खत्म होने के बाद 9वें महीने के पहले दिन से लेकर 10वें महीने तक जब डिलीवरी हो जाए वो नॉर्मल डिलीवरी है। ठीक है, कुछ आचार्य 10 माह जो है, जैसे कश्यप 10 माह जो है नॉर्मल डिलीवरी की डेट मानते हैं। तो ये अपने हो गया मासानुमासिक गर्भवृद्धि। किसी को कोई डाउट है मासानुमासिक गर्भवृद्धि में तो पूछ सकता है। नहीं है, आगे बात करते हैं। मासानुमासिक परिचर्या। परिचर्या मतलब रूटीन, कि मासानुमासिक उसको क्या आहार विहार परिचर्या करनी चाहिए। आहार मेनली इसमें आहार की बात की गई। अब यहाँ पे मैंने तो जो कि बुक में था इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था सभी आचार्यों का मत। लेकिन अगर आपको याद करना है तो जो भी एक आचार्य का याद हो जाए, ठीक है, कोशिश करना चरक और सुश्रुत में से एक याद करो। जो याद हो जाए आपको इनमें से वो याद कर लेना। चरक का थोड़ा इजी पड़ता है, मैं चरक का याद करके गया था। ठीक है, बाकी अपन सुश्रुत की मासानुमासिक वृद्धि, क्योंकि शारीरिक कौन श्रेष्ठ है, सुश्रुत श्रेष्ठ है, तो सुश्रुत की याद कर दो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चरक की याद कर लेना। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार मासानुमासिक परिचर्या क्या है। तो प्रथम 3 मास में क्या होता है कि मधुर शीतल द्रव प्राय आहार सेवन करना चाहिए। ठीक है, मतलब मधुर शीतल क्या होता है, कफ जो होता है वो वृद्धि करने वाला होता है, तो इसलिए मधुर शीतल द्रव्यों का सेवन बताया। तृतीय मास में विशेषतः पकाया षष्टिक चावल दूध के साथ लेना चाहिए। षष्टिक चावल क्या होता है, बल्ले होता है। ठीक है, तो माता क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान सारा पोषण बच्चा खा रहा होता है, तो माता कमजोर हो सकती है। कमजोर ना हो इसलिए यहाँ पे मधुर रस शीतल द्रव्य और षष्टिक शाली का जो है यहाँ पे सेवन बताया गया दूध के साथ। षष्टिक शाली जो है या आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे षष्टिक शाली स्वेदन। तो षष्टिक शाली क्या होता है, बल देने वाला होता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। मसल्स को जो है मजबूत करता है, नर्व्स को जो है स्ट्रोंग बनाता है, नर्व पेन में रिलीफ कराता है, वातज रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे षष्टिक शाली का प्रयोग होता है। चतुर्थ मास षष्टिक शाली का ओदन। ओदन मतलब जो अपन खाते हैं ना फीके चावल, चावल उबाल के उसमें बूरा मिला के, या फिर दाल बनाए तो दाल मिला के, कड़ी बनाए तो कड़ी मिला के खाते हैं मस्त, तो वही है यहाँ पे। तो षष्टिक चावल का ओदन। सेकेंड ईयर में आपने ओदन पढ़ा है, 5 गुना पानी मिलाकर बनाई गई कल्पना ओदन कहलाती है या भात कहलाती है। ठीक है, तो षष्टिक चावल का ओदन दही दूध से संस्कृत जंगल प्राणियों का मांस, इन सबको मिला के जो है सेवन करना चाहिए, या इनमें से किसी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, पंचम मांस षष्टिक चावल ओदन दूध से तथा जांगल मांस युक्त हृदय अन्न शीर सर्पी के साथ खाना चाहिए। छठे महीने में गोखरू, ठीक है, गोक्षुर। गोक्षुर का लैटिन नेम क्या है, ट्रिब्यूलस टेरिस्ट्रीज। ठीक है, सप्तम मास में क्या है, पृथक पर्णी सिद्ध घृत, पृथक पर्णी से सिद्ध किया हुआ घृत का सेवन करना चाहिए। अष्टम मास में स्निग्ध यवागु और जांगल मांस रस बस्ती देने के बाद, ठीक है, इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 8वें महीने में बस्ती दे सकते हैं, ताकि
जो है बात का प्रकोप ना हो सके, क्योंकि ओज वोज स्थिर होता है उस टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे ये शायद बस्ती का बताया गया है। अब देखते हैं अपन चरक का मत। एक सेकंड पानी पी लो। हम्म। तो चरक का मत क्या कहता है? द्वितीय मास में जो है मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध दुग्ध का सेवन करना बताया गया है। तृतीय मास में मधु घृत से संस्कृत दुग्ध का सेवन बताया गया है। ठीक है। फिर चतुर्थ मास में दूध से निकाला गया नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन का सेवन बताया गया है। पंचम मास में क्षीर सर्पी का सेवन बताया गया है। ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पे इस तरह के आहार विहार की व्यवस्था इसलिए बताई गई है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को किस किस चीज की कमी होती है? एक तो खून की कमी होती है, ठीक है, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम, क्योंकि बोन्स से जो पोषण मिलता है ना, कैल्शियम वगैरह जो प्रोवाइड होता है, वो क्या होता है, वो माता से ही तो प्रोवाइड होगा, तो बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है माता की। ठीक है। तो प्रॉपर बोन डेंसिटी रहे या कैल्शियम की जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहे, इसलिए शीर सर्पी मक्खन इनका प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। षष्टम और सप्तम मास में मधुर वर्ग से सिद्ध जो है क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया है। अष्टम मास में दुग्ध से बनी हुई या घृत मिश्रित यवागु का सेवन बताया गया है। नवम मास में मधुर वर्ग से सिद्ध औषधियों से सिद्ध तेल का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, ताकि डिलीवरी प्रॉपर हो सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 9वें महीने में तेल का प्रयोग क्यों बताया गया है? ताकि वायु जो है अपनी नेचुरल स्टेज में रहे, वायु का कोई प्रकोप वगैरह ना हो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरह की व्यवस्था चरक ने बताई है। दोनों में से जो याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, दोनों याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है। तो एक बार ही पूछी गई है मासानुमासिक परिचर्या का क्वेश्चन, जैसे राजस्थान के जो है उसमें तो एक बार ही आया हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर में, मासानुमासिक परिचर्या बताओ। बाकी आज तक कभी आया नहीं है इससे क्वेश्चन। मासानुमासिक गर्भवृद्धि जरूर कई बार आया हुआ है। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। हारित के अनुसार, हारित क्या है कि जो उनका जो स्पेशलिटी थी, जैसे अपन पढ़ते हैं चरक किस में स्पेशल थे? काय चिकित्सा में। सुश्रुत किस में थे? सर्जरी में। काश्यप की बात करते तो वो बोलते हैं कि वो उसमें क्या बोलते हैं इसको, काश्यप जो थे बाल रोग में, यानी चाइल्ड पीडियाट्रिशियन थे काश्यप, यानी पीडियाट्रिक्स में जो है स्पेशलिस्ट थे। ऐसे ही हारित जो थे ना, वो गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स का जो है स्पेशलिस्ट था, यानी स्त्री रोग का विशेषज्ञ था वो। ठीक है। तो ये है यहाँ पे, इसलिए हारित का मत यहाँ पे बार बार आ रहा है। ठीक है। तो प्रथम मास में मुलेठी, परूषक विद नवनीत, मधु, मधुर द्रव्य युक्त क्षीर, इनका प्रयोग किया जाता है। द्वितीय मास में काकोली सिद्ध क्षीर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तृतीय मास में कृष्णा का प्रयोग करना बताया गया है। चतुर्थ मास में संस्कारित ओदन का। पंचम मास में पायस। षष्टम मास में मीठी दही। ठीक है। और सप्तम मास में घृतमंड। अष्टम मास में घेवर, घेवर तो ऑलमोस्ट सबने खाए होंगे। ठीक है। तो घेवर का यहाँ पे प्रयोग बताया। और नवम मास में विविध अन्नपान का सेवन करने को कहा गया है। इस प्रकार की जो है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि बताई गई है। ठीक है। तो इसमें आप कोई सी भी एक याद कर लेना, इससे क्वेश्चन तो नहीं आया है, बाकी आप जो है याद करना चाहो तो कर लेना। फिर गर्भ को पोषण कैसे मिलता है? तो गर्भ को पोषण कैसे मिलता है? माता की रसवाही नाड़ियों से गर्भ की नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध रहती है। प्रतिबद्ध मतलब कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। यह नाभि नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य का अभिवहन करती है। अभिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है। उसके उपस्नेह, उपस्नेह बोला है रिसना, ठीक है, उसके सिक्रीशन से जो है गर्भ की वृद्धि होती है। ठीक है। चरक बोलते हैं कि गर्भ वृद्धि कर षडभाव के सामान्य होने से तथा माता के उपचार यानी आहार विहार के समुचित होने से जो है माता द्वारा आए हुए रस से उपने उपस्नेह व उपस्वेद द्वारा काल के परिणाम से जो है स्वाभाविक गर्भ वृद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे चरक ने शॉर्ट में क्या कहा है कि एक तो आपके षड गर्भ वृद्धि कर भाव होते हैं ना, जो आपने पढ़े थे, मात्रज पित्रज जैसे साथ में सत्वज वगैरह, वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। माता का आहार विहार एकदम समुचित होना चाहिए। इनसे क्या होता है, माता का न्यूट्रिशन अच्छा होगा। न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो उससे जो रस धातु प्राप्त होगी नाभि नाड़ी के द्वारा वो प्रॉपर होगी। तो नाभि नाड़ी के उपस्नेह से, कि उससे नाभि नाड़ी से रिस्कर जो मिल रहा है वो, और उपस्वेद उसकी ऊष्मा से जो है पोषण मिलता है। अब जैसे अपन खाना बनाते हैं तो ऐसा तो यानी हर चीज कच्ची खा जाते हैं, पका के खाते हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए उपस्वेद का आया। उपस्वेद मतलब ऊष्मा,
कि जो उपस्नेह से रस आया है ना, उसका ऊष्मा द्वारा पाक होता है और फिर जो है वो उससे गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऊष्मा एंजाइम से भी ले सकते हैं, जो गर्भ में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे बताया जा सकता है। ठीक है, फिर अष्टांग संग्रह बोलता है गर्भ की नाभि में तथा माता के हृदय में नाड़ी संबंधित रहती है, यानी वही अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड की बात की गई है, तथा केदारी कुल्यानाय से गर्भ का पोषण होता है। वही रस जाता है और केदारी कुल्यानाय से रस से रक्त, रक्त से मांस, वो सबकी एक साथ जो है अलग अलग टाइम में जो है अपने डेवलपमेंट होता है। ठीक है, केदारी कुल्यानाय आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आए तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना गर्भ का पोषण। गर्भ का पोषण मेनली अपने यहाँ पे बताना है कि नाभि नाड़ी करती है। नाभि नाड़ी का माता से संबंध होता है। माता से प्राप्त आहार रस का वीर्य जो है वो रिसकर या फिर ऊष्मा द्वारा परिणाम प्राप्त करके और क्या है गर्भ को वृद्धि देता है या गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर गर्भाशयस्थ गर्भ की स्थिति। गर्भाशय में गर्भ की क्या स्थिति होती है? तो गर्भाशय में गर्भ की स्थिति चरक ने बताई है कि गर्भाशय के अंदर माता की पीठ की ओर मुख करके, ठीक है, और ऊपर की ओर जो है सिर करके और सर्वांगों को संकुचित करके स्थित होता है। अब यहां पर ऐसी पोजीशन बता रखी है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये गर्भाशय है, ठीक है, ये योनि भाग है आगे का, ये पोस्टीरियर भाग है पीछे का। ठीक है, तो गर्भ की स्थिति स्टार्टिंग के मंथ्स में क्या होती है, ये हेड है गर्भ का, ठीक है, और ये जो है अंगों को संकुचित करके इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है, हेड कहाँ हो गया, पृष्ठ, माता के पृष्ठ की ओर, ठीक है, पीछे की ओर, और सिर का होता है ऊपर की ओर। ठीक है, और सर्वांगों को संकुचित करके फ्लेक्स्ड पोजीशन जो मैंने बताया था, फ्लेक्स्ड जो है इसका यूनिवर्सल एटीट्यूड, उसमें इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। समझ में आ गया ना कि कैसे प्रेजेंट रहता है? तो इस तरह की पोजीशन यहाँ पे बताई है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, आभुग्न, अच्छी प्रकार से झुका हुआ या संकुचित, यानी फ्लेक्शन की स्थिति में। अभिमुख, माता के मुख के सामने मुख करके। ठीक है, पृष्ठ अभिमुख, माता के अभिमुख मतलब यहाँ पे पृष्ठ अभिमुख कहा गया है। पृष्ठ अभिमुख मतलब पीठ की साइड मुंह करके शयन करता है। तो इन्होंने भी यही पोजीशन बताई है जो चरक ने बताई है कि जो फीटस का फेस होता है ना वो माता के पीठ की ओर होता है और सिर होता है वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और सर्वांगों को संकुचित करके बैठते हैं। अष्टांग संग्रह क्या बोलता है, वही माता की ओर पीठ करके ललाट के पास अंजलि बनाकर। ठीक है, ललाट के पास अंजलि बनाकर, जैसे अपन, आपने वो कौन कौन एवीएम में पढ़ा हो तो अपन बोलते हैं ना, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, सुबह उठते ही दोनों हाथों को जोड़ के वो करते हैं, अंजलि बनाते हैं। तो वो अंजलि को वो सिर के आस पास लिए हुए रहता है। ठीक है, और अंगों को संकुचित करके रहता है। इस प्रकार की गर्भाशय में गर्भ की स्थिति होती है। ठीक है, फिर अब वो गर्भ क्या है कि पानी, वो गर्भोदक यानी एमनियोटिक फ्लूइड में है। अब फ्लूइड में क्या है, बीच में तो लटका रह नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो सिराना लेता है, सहारा लेता है। तो पुरुष अगर है तो कहाँ सहारा लेगा, दक्षिण पार्श्व में, और स्त्री जो है वो वाम पार्श्व में लेती है। इसको याद करने का तरीका क्या है, स्त्री को क्या बोला गया है, वामांगी भी बोला गया है और वामिनी भी बोला गया है। वामिनी अपन ने पर्याय में पढ़ा था। तो स्त्री भाग जो वाम पार्श्व से इससे याद हो जाएगा, और पुरुष जो है दक्षिण पार्श्व का आश्रय लेकर, और नपुंसक जो है वो मध्य में स्थित रहता है। तो इस प्रकार से गर्भाशय में गर्भ की स्थिति बताई गई है। तो ये अपना आयुर्वेद पार्ट थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, कल अपन वो जो फीटल एटीट्यूड लाइव प्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे। यहाँ तक अभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अपन ने यहाँ पे आज एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ अपन ने क्या क्या बात की। सबसे पहले अपन ने गर्भाशय की परिभाषा देख ली, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको पता है। गर्भ की परिभाषा देख ली, फिर गर्भाधान की विधि। विधि में अपन, मैंने आपको बताया कि जब वो सोचते हैं ना कि हाँ अब अपन कंसीव करवा सकते हैं, अब अपन बच्चा बियर कर सकते हैं, वहां से लेके और माता के जब कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ शी इज प्रेग्नेंट, तो वो तब तक की सारी स्थिति गर्भाधान विधि में आ जाती है। मतलब इसमें वो फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं, यानी उनकी एज वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, कोपुलेशन करने योग्य है कि नहीं, फिर उसके अलावा उनकी जो है सेक्स पोजीशन के यहाँ पे बता रखा है। फिर गर्भाव क्रांति कि भाई अगर कोपुलेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो है गर्भ का गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होना, वो गर्भाव क्रांति कहलाता है। वो किसके कारण होता है, वायु के द्वारा उत्तेजित होता है। ठीक है, तेज और वायु के सन्निपात से होता है। इस प्रकार
तो ये अपन ने गर्भाव क्रांति और गर्भाधान विधि पढ़ ली थी। फिर गर्भ संभव सामग्री अपन ने देखी थी कि जिस प्रकार वो जो अपने ध्रुवम चतुर्नाम थे ना, क्षेत्र ऋतु क्षेत्रम को बीज, उसी प्रकार जो है गर्भ का भी संभव होता है कि ऋतु कौन सी होगी, ऋतु काल, क्षेत्र क्या हो गया गर्भाशय, अंबु क्या होगी रजधातु, और बीज क्या हो गया पुंबीज या स्त्री बीज। फिर गर्भ कर भाव, षड्विध गर्भ कर भाव बताए थे कि पुरुष कठिन भाव होते हैं तो केश अस्थि वगैरह ये सब बनते हैं। स्त्री जो है मात्र भाव मृदु भाव होते हैं, तो जितने ऑर्गन्स हो गए, मांस शोणित मेद हो गया वो उससे बनता है। रसज भाव, रसज से शरीर का उपचय होगा, बलवर्ण मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, गर्भ को सम्यक रूप से वृद्धि करने में इंपॉर्टेंट हो गया। आत्मज भाव, आत्मा के सारे गुण लिख देना उसमें। सत्वज भाव में भक्तिशील जो भगवान की ओर होता है ना, कृतज्ञता वाला जो अपन बोलते हैं ना आस्तिक वाली चीज, तो वो आ जाएगी इसमें सारी, भक्तिशील, सोच, अभ्यास, वेदों और गुरु की पूजा, ये सब। साथ में इसमें क्या होगी कि जो अपने इम्यूनिटी टाइप का होता है कि जो दिन प्रतिदिन के जो है आहार विहार से जो ग्रहण करता है सतत अभ्यास से, जैसे कि आरोग्य हो गया, उत्तम बलवर्ण हो गया, मेधा हो गया, इंद्रियों की प्रसन्नता, ये होगी। फिर पंच भौतिकत्व अपन ने देख लिया था कि आकाशात्मक भाव कौन से थे, वायु से कौन से थे, अग्नि से कौन से थे, जल से और पृथ्वी से कौन कौन से थे। फिर महाभूतों के कार्य में मैंने बताया था वो श्लोक, तम चेतन अवस्थितम वायुर्विभजति तेजैनम पचति आपह क्लेदयन्ति पृथ्वी संगनति और आकाश है विवर्धयति, वो अपन ने देख लिया था। फिर मासानुमासिक वृद्धि देख ली थी कि 8 महीने में 9 महीने में क्या क्या वृद्धि होती है। फिर मासानुमासिक जो अपन ने आहार विहार था वो देख लिया था। फिर गर्भ का पोषण और गर्भाशयस्थ गर्भ की स्थिति, इस प्रकार से अपन ने, ठीक है, पूरा ये आयुर्वेद पार्ट देख लिया था। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास एंड करते हैं।